अस्सलाम वालेकुम। ये है लेट्स टॉक। आज हम बात करने जा रहे हैं शहबाज आलम साहब से। शहबाज आलम एक बहुत ही पैशनेट फ़ोटोग्राफ़र हैं। सो बेसिकली हम जिस उसमें काम करते हुए बहुत घबराते हैं, हम जैसे डॉक्यूमेंट्री या फिर नॉर्मल फ़ोटोग्राफ़र्स, ये उन जगहों पे जाके काम कर रहे होते हैं, बल्कि कई-कई दिन और कई-कई दफ़ा जाके जो है, वो उधर फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे होते हैं। तो बहुत ही पैशनेट हैं अपने काम के हवाले से और मोटिवेशन के हवाले से। मेरे लिए एक ऐसे शख्स हैं जिनसे आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आपको एनर्जी दिख रही होती है, और शहबाज आलम साहब ऐसे हैं कि इनकी एनर्जी आप तक मुंतकिल हो रही है। तो हम बात करते हैं अब शहबाज आलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शाहरुख साहब। सर कैसा जा रहा है क्वारंटाइन? अच्छा चल रहा है। होम फोटोग्राफी हो रही है आजकल। मैं जैसे आप होम फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, आजकल मैं ये बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, हर किसी का जॉनरा जो है ना वो एकदम से चेंज हुआ है। यानी कि मैं मेरी डॉक्यूमेंट्री थी वो आजकल बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, तो हम भी घर में कुछ या फिर सेल्फ पोर्ट्रेट्स जो मैं कभी नहीं करता था, सोच नहीं सकता था कि मैं अपनी अपनी तस्वीर खुद खींचूँगा, वो मैंने खींची है इन दिनों में। इसी तरह और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो वो नहीं करते थे, वो करने पे क्वारंटाइन ने जो है ना बड़ा इफ़ेक्ट किया है ये हम पर, कि हम जो नहीं करते थे हमें वो ऑब्जर्वेशन करने। फोटोग्राफी की जो सबसे अहम चीज थी वो ऑब्जर्वेशन थी, वो लोगों की अच्छी होती जा रही हुँ, है। नोटिंग अच्छी होती जा रही है, ये मैंने चीज नोट की है कि जो मैं अभी काफी व्हाट्सएप ग्रुप पर हूँ और जहाँ देखते हैं जो लोग काम घर में बैठ के कर रहे हैं, तो वो बड़ी छोटी छोटी चीजों को बड़ी अच्छी तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। हुँ, कल मैंने भी एक मकाना हरकत की थी छोटी सी। वो मैंने एक छोटी सी एक डिंकी कार लेके और जो घर में पैर घिसने वाला जो वो जामा जिसको बोलते हैं, वो रख के उसको पहाड़ी सा बना के उसके आगे वो एक रेड कलर की कार रख के अपने ग्रास वाले फुट मैट के ऊपर और सेल फोन से लाइट डाल के मैंने और लेट के जमीन पे और मैक्रो से एक तस्वीर लेने की कोशिश की। वो मैं शेयर करूंगा किसी को, which I never thought of actually. सर तो अब हम बढ़ते वेरी हैं, नाइस। पहला सवाल सर जो हमारा सभी से होता है कि सर फ़ोटोग्राफ़ी क्यों करते हैं? और क्यों आई ये फ़ोटोग्राफ़ी ज़िंदगी में? या मैं फोटोग्राफी तो मैं खैर अभी भी कहता हूँ कि मैं नहीं करता। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट टर्म यूज करता हूँ कि मैंने कैमरे का इस्तेमाल कब शुरू किया। तो बेसिकली मैंने कैमरे का इस्तेमाल कुछ 78 में शुरू किया। मेरे एक दोस्त थे हारून साहब जो कि पीएससीसी से बाकायदा फोटोग्राफी की क्लासेस लेते थे, वो बड़े शौकीन थे। अच्छा, उस वक्त माली हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो हमारे पास मोटरसाइकिल ही हुआ करती थी। तो हम वो मोटरसाइकिल में बैठ के हम यहाँ से लेके और ठट्टा तक और ठट्टा से वापस जितनी सराउंडिंग एरिया थी सुबह से लेके फजर में जाना और रात को इशा में घर में आते थे मोटरसाइकिल पे। और जब मोटरसाइकिल से उतरते थे तो हमसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता था। और वो फिल्में होती थी, फिर वो फिल्म डेवलप कराना, फिर हम स्लाइड्स डेवलप करते थे, फिर प्रोजेक्टर्स पे बैठ के देखते थे उनको। तो थ्रू आउट मुझे शुरू से कुछ नेचुरली ऐसा था, स्कूल में जो पढ़ा था ज्योग्राफिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो वो बाय डिफॉल्ट कुछ हिस्ट्री जानने का ज्यादा शौक हो गया। तो मैं इस तरह से फिर वो आर्किटेक्चर की तरफ ज्यादा मूव कर गया और लैंडस्केपिंग की तरफ। तो जहाँ मौका मिलता है थोड़ा बहुत करता हूँ। फिर वो मेरे पास रहे कैमरे, अभी भी 3 कैमरे तो मेरे पास हैं। याशिका भी है पुराना फिल्म कैमरा, और मिनोल्टा भी है, और F70 भी है मेरे पास फिल्म कैमरा, जो कि मैंने नाइकॉन का लिया था। वो आज तक रखे हूँ। मैं कभी दिल चाहता है कि 100x इसमें डाल के मैं ट्राई करूँ दोबारा से और कोशिश करूँ कि क्या मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। मेरा ख्याल है मुश्किल है, क्योंकि चीज़ बहुत आगे जा चुकी है। बस ये सफर चलता रहा। फिर डिजिटल कैमराज आ गए। फिर एक दोस्त ने दुबई से, कुवैत से एक दोस्त होते थे, उन्होंने डिजिटल कैमरा ला के दिया। फिर उसके साथ भी खेलता रहा। डिजिटल कैमरे का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था छोटा सा पॉकेट कैमरा, मिनी, बिल्कुल स्लाइडिंग वाला। और मुझे ये होता था कि मैं जिस जगह होता हूँ उसको एब्जॉर्ब करना कि ये क्या फील दे रहा है मुझे और मैं किस तरह से इसको देख सकता हूँ। मैं जैसे मिसाल देता हूँ कि फोटोग्राफी में नॉन लैंडमार्क है बादशाही मस्जिद, कायद आजम का मज़ार, मीनार पाकिस्तान। मेरा ख्याल है 2 करोड़ की इस पॉपुलेशन में से 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन ने इसको जरूर शूट किया होगा।
चाहे किसी भी मेरी मीडियम से किया हो। किसी भी मीडियम से क्या हो, मेरी क्लिक में क्या क्या मैं अपनी क्लिक में क्या दिखाना चाह रहा हूँ उसकी। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं मैजेस्टी मैं आर्किटेक्चर को हमेशा उसकी मैजेस्टी में देखता हूँ। मेरा ये एक तरीकाकार है। मतलब अगर मैं खालिद दिन हाल जाऊंगा तो मैं खालिद दिन हाल की तस्वीर किसी विंडो से, उसके झरोके से लेने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि उस इमारत की एक हिस्ट्री है और इसको उसकी ट्रेडिशन है। मैं हमेशा उसको उसके फ्रंट से और उसकी उसकी पूरी स्ट्रक्चर के साथ दिखाऊंगा, तो पता चले कि उसकी क्या वो लेगेसी तो क्या है। आप, हाँ। अब वो तो आपका पता चले थोड़ा सा। तो मतलब मेरा अपना एक हिसाब है, अब मैं उस हिसाब से करता हूँ। और ये सिलसिला चलता रहा कि मैं लैंडस्केपिंग, क्योंकि मैं पिछले 18-20 सालों से मैं मेरा एक तरीक़ाकार है। हर साल हम फैमिली जो है वो बाय रोड कराची से सफ़र करते हैं और नॉर्दर्न एरियाज तक जाते हैं, बाय रोड गाड़ी ड्राइव कर कर वापस आते हैं। तो उसमें आपको नेचर बहुत मिलती है और आपको बहुत कुछ, आपको जो फ्रेशनेस आ रही होती है ना, जब आप वहां बैठे होते हैं और आपको दुनिया की कोई वरीज नहीं होती, आपके सामने प्लांट्स होते हैं और आप उनको देख रहे होते हैं, ग्रीनरी, लैंडस्केपिंग, फिर आप उनको फिर महफूज करते हैं कि ये मैं तस्वीर को देखूंगा तो मैं आई विल बी लाइक देयर। मैं आज भी देखता हूँ अपनी नॉर्दर्न एरियाज की तस्वीरें, कभी कभार बैठ के, तो मैं कभी बहुत परेशान हूँ या स्ट्रेस में जाता हूँ तो मैं अपनी तस्वीरें निकालता हूँ, मैं उनको देख के एंजॉय करता हूँ, कहता यार दैट वाज अ गुड टाइम टू बी देयर। और हम नेक्स्ट प्लान करते हैं कि अच्छा 2021 का प्लान है कि ये कोविड ओवर होता है तो हम इंशाअल्लाह एक ट्रिप दोबारा करेंगे। 2017 के एंड में फिर कुछ ऐसा हुआ, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है आज का रैंडम, उन्होंने एक फोटो वॉक रखी। वो फोटो वॉक थी बेसिकली आपका मंगो पीर की, और क्रॉक्स की टेम्पटेशन थी कि वहाँ पे क्रॉक्स हैं, सारा कुछ है, काफी लोगों ने देखा। तो मैंने वो फर्स्ट एवर वॉक उनकी अटेंड की, एक यार की। जब मैं गया वहां पर तो मेरे पास उस वक्त वो कैनन का D700 और छोटा 18-55 का लेंस था। मैंने कहा आई फील सो मच लिमिटेशंस इन शूटिंग द जायंट्स एंड एनिमल्स। पहली मर्तबा अच्छा वो देख के, एक कुदरती तौर पे होता है, आपको पता नहीं मैं इसको क्या कहूँगा, मैं कोई बहुत बड़ा मजहबी आदमी हूँ नहीं, मैं दीन से बहुत करीब नहीं हूँ, बस आसपास ही रहता हूँ, दूर नहीं जाता लेकिन करीब भी नहीं। तो मुझे एकदम से मेरे दिमाग में सूरह रहमान चलना, कि सूरह रहमान के हवाले से अगर मैं इन क्रिएचर्स को देख रहा था तो मैंने कहा ये उस सूरत का तो 0.1% भी नहीं है, उसकी कुदरत का, उसकी वैदानियत का, उसकी उसकी ताकत का, उसकी रब करीम की जो कुछ है। और फिर वो मैं जो है फिर वो वाइल्ड लाइफ की तरफ मैं फिर मैंने जून 2018 से प्रॉपरली सामान लिया, उसके हवाले से एक आपका जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट 500 mm या 600 mm का लेंस हो आपके पास, और एक क्रॉप सेंसर बॉडी हो। क्रॉप सेंसर बॉडी इसलिए रिकमेंडेड है कि फुल फ्रेम में आपको 500 की लेंथ मिलेगी, 600 की लेंथ मिलेगी, जबकि क्रॉप सेंसर में आपको वो 1.5x से मल्टीप्लाई होकर 900 mm की आपको लेंथ मिल जाती है। तो अच्छी डेप्थ मिल जाती है, क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ में बहुत करीब नहीं जा सकते। ऐसा कोई लम्हा नहीं आएगा जिंदगी में जब आप परिंदे की दुम पकड़ के उसकी तस्वीर जो है वो 50 mm से लें, ऐसा कभी भी जिंदगी में लम्हा नहीं आने वाला अनलेस के वो कैप्टिव हो। तो मैं बस उस सूरह रहमान के हवाले से मैं इसमें चला, देन आई फाउंड के बर्ड्स को देखा मैंने जिंदगी में आज तक, कव्वे, चील, फाख्ता, मैना, इनको ही देखा था, इन्हीं चिड़िया, इन्हीं को देखा, इन्हीं को सुना, और हमारी वाइल्ड लाइफ इन्हीं पे खत्म थी। जब मतलब एक ऑनेस्टली स्पीकिंग बुलबुल, शहरी शख्स की तो शायद वाइल्ड लाइफ यहीं पर ही खत्म है, और आजकल हाँ हमारे बच्चे कबूतर, तो, हमारे आने वाली नस्ल तो शायद चील कौवे भी शायद जो है ना वो कुछ दिनों के बाद शायद जो ही, है ना यहाँ पर हाँ देखने। बिल्कुल ऐसी था। तो कबूतर बुलबुल ये देख रही है, हम समझते थे ये वाइल्ड लाइफ है, एंड कभी इस डिटेल में नहीं देखा था इन चीजों को। जब वो आ, मैं DHF फेज 8 गया एक दफा, मिर्जा नईम बेग साहब ने कहा एक दफा कि आके चक्कर लगाओ, आके देखो जरा क्या है। और मैं गया, फिर मैं एक दफा 1-2 बर्ड वहां शूट किए, और जब आके मैंने उन तस्वीरों की डिटेल में देखा तो देन आई रियलाइज, आप यकीन कीजिए कि एक परिंदा जो कि नीला और हरा और जामनी कलर का होता है, वो कलर बेसिकली है ही नहीं।
वो उसका एक एक बाल जो कि हमारे बाल से भी ज्यादा फाइन होता है, थिन होता है, बिल्कुल थिन, वो उसका ऑर्डर है। वो कुदरत ने लाल रंग के जितने उसके बाल दिए हैं वो उससे आगे नहीं बढ़ते, उस हद में रहते हैं। उसके नीचे से अगर हरा शुरू होता है तो वो हरा एक हद तक रहता है, फिर उसके नीचे नीला। अमेजिंग, बिल्कुल एक डिफरेंट फीलिंग आई मेरी कि रब्बे करीम की जात इतनी बड़ी है। बसा हम जो कुछ हैं, लेकिन ये क्रिएचर 4 इंच का एक परिंदा है, 5 इंच का एक परिंदा है, और उसमें इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतनी बड़ी साइंस। तो बस फिर वो एक, मेरा कोई बहुत ज्यादा बर्ड वॉचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, और पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े बर्डर्स हैं, और मैं उनके किसी करीब भी नहीं जाता। इस 1.5-2 साल में बस मैंने ये एफर्ट्स किए, ये तकरीबन 230 प्लस स्पेशीज मैंने अपने कैमरे से रिकॉर्ड की, पाकिस्तान में अवेलेबल जो थी 600 प्लस है, और लेकिन मैं 200 क्रॉस कर गया हूँ अभी माशाल्लाह से। और कोविड खत्म होगा तो इंशाल्लाह फिर एक एफर्ट करेंगे। वाइल्ड लाइफ के हवाले से थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड आप जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ बिल्कुल। कि वाइल्ड लाइफ में जो खास तौर पे बर्डिंग की हम जब बात करते हैं तो इसमें एक टर्म यूज होती है ऑर्निथोलॉजी। ये बाकायदा पूरी दुनिया में एक डिग्री है जो कि एक अक्वायर की जाती है। अच्छा, ये जोलॉजी की एक सब ब्रांच है जिसको 16th सेंचुरी में जो है वो ट्रांसफॉर्म किया। इसने पूरी थ्योरी, फ्रांसिस वेलोगबी एक साइंटिस्ट था, रिसर्चर, उसने जोलॉजी की पूरी थेरेपी, उसने पूरी थ्योरी को चेंज करके उसने बोला नहीं, जो बर्ड लाइफ है और बर्ड लाइफ की जो स्टडी है दैट इज कंसिडर्ड टू बी कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी। और अब बाकायदा उसमें स्पेशलाइजेशन होती है, उसमें पीएचडी होते हैं लोग, और इसमें दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर काम है। पाकिस्तान में कोई भी, मेरा आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे मेरी नॉलेज में इस 1.5-2 साल में कोई भी ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं आया मेरे सामने। बर्ड वॉचर्स आए हैं, जैसे मैं एक बर्ड वॉचर्स हूँ तो बाकी भी सीनियर बर्ड वॉचर्स हैं, और वो जो है वो एक बर्ड को जो है वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि अगर बर्ड की एक आइडेंटिफिकेशन होती है जिसके बेसिस के ऊपर वो बताते हैं कि इस बर्ड की ये नाम है, इसकी ये इसकी क्लासिफिकेशन, ये इसकी फैमिली है। तो ये थोड़ा सा एक हिस्ट्री भी है इसकी कि ऑर्निथोलॉजी एकदम से कहाँ से आई और बर्ड वॉचिंग कैसे शुरू हुई। और दुनिया में बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है वाइल्ड लाइफ सेविंग के ऊपर। बहुत काम चल रहा है पाकिस्तान में, हमारे यहाँ बहुत काम है। इसलिए खासतौर पर 1.5 साल में सिंध वाइल्ड लाइफ में जब से जावेद मेहर साहब ने टेक ओवर किया, मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ उनका। उन्होंने बड़े सीरियस और बड़े सिंसियर एफर्ट्स किए हैं वाइल्ड लाइफ की सेविंग के लिए, और सिंध वाइल्ड लाइफ की जितनी भी सेंचुरीज हैं उनको बड़ा प्रोटेक्ट किया है, और जो पोचर्स थे उनको बड़ी बुरी तरह उनको नुकसान पहुंचाया है कि वो वाइल्ड लाइफ को हर्ट ना करें सिंध के रीजन के अंदर। तो बड़ा काम चल रहा है इसके अंदर, काफी लोग काम कर रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे हैं इसके अंदर। सर हमारा मैंने कुछ सफ़र किए जो बर्डिंग वगैरह करने जाते हैं, तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग होता था कि एक आवाज़ आती थी, यानी कि वो हमें तो, मुझे तो आती भी नहीं थी, सीधी सी बात है। और फिर जो है ना वो सारे एक तरफ जो है वो अपने तमाम कैमरे लेके जो है ना वो मूव हो जाते थे, और मेरे लिए वो एक चुड़िया होती थी। मगर वो जब तस्वीर बना के जब वो दिखाते थे तो पता चल रहा होता था कि नहीं यार, अच्छा मुझे नाम भी याद नहीं रहते। एक तो नाम इतने सारे, और मैं तो कभी जो है ना, एक तो एक सफर किया, उसके बाद मैंने तो तौबा कर ली है कि मैं आइंदा जो है ना किसी बर्ड 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 वाले ग्रुप के साथ जो है ना कभी सफर नहीं करूंगा। इसलिए कि हर दूसरी जगह जो है वो बस रुक जाएंगे, और फिर आपका टाइम जो है वहां पे गया। यानी कि आपके लिए तो लाजमी सी बात है ना कि आपके लिए तो इंटरेस्ट है, यानी कि जैसे मेरे लिए एक गाँव में बैठे रहना एक इंटरेस्ट है, या किसी भी ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर लोग हैं वहां पे बैठे रहना इंटरेस्ट है। इसी तरह हम जैसे कुछ जगहों का सफर कर रहे थे, सिर्फ तालाब के पास जो है वो कुछ आवाजें आई हैं, और उसके बाद जो है हमारी पूरी गाड़ी खाली हो गई। और कहाँ गए, मैं आराम से, मेरे हाथ में ज्यादातर 35 मिलीमीटर या 85 मिलीमीटर होता है, और मैं सबका मुंह तक रहा हूँ और आराम से बैठा हूँ कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये मेरे लिए बड़ा जो है ना वो अजीबो गरीब सिचुएशन होती थी। ये वाइल्ड लाइफ, असल में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के चैलेंजेस बड़े डिफरेंट हैं। हम फोटोग्राफी के अंदर जितनी भी हम क्लासिफिकेशंस लेते हैं, लैंडस्केपिंग की लेते हैं, हम पोर्ट्रेचर्स की लेते हैं, स्ट्रीट लाइफ की लेते हैं। स्ट्रीट लाइफ टू सम एक्सटेंट
प्लान्ड हो सकती है बट प्लान्ड नहीं भी होती है। आर्किटेक्चर आपकी प्लान्ड होती है और आपको पता होता है इस टाइम पे जाना है और इस टाइम पे मैं जाऊंगा और ये बिल्डिंग अपनी जगह से हिलेगी नहीं। जो स्टैटिक फोटोग्राफी है वो कहीं नहीं जाती, वो आप जाते हैं अपने मूड पे अपने हिसाब से प्लान करते हैं और जाते हैं और कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फोटोग्राफी। इसमें आपका कोई भी अमल दखल नहीं है, इसमें आपके कोई एफर्ट्स नहीं है। अगर आपके एफर्ट्स हैं तो वो ये है कि इफ यू हैव अ प्लान टू विजिट हालेजी लेक फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, देन मेक श्योर कि आप सुबह 5 बजे हालेजी लेक पहुंचे हुए हो, ताकि सुबह 7 बजे, मैं आपको एक साइंस बताता हूँ थोड़ी सी, आप वहां जब पहुंचे और बर्ड्स जब सुबह 7 बजे आना शुरू करते हैं, 7 से 10 के दरमियान बर्ड्स सुबह अपनी फर्स्ट फीड लेने आते हैं और सेकंड फीड का टाइम उनका होता है शाम को असर के बाद। ये 2 टाइम होते हैं, इसके अलावा दरमियान में इस नॉट के हार्श लाइट होती है, बर्ड्स नजर ही नहीं आते और सिर्फ आपको आवाजें आती है लेकिन यू कांट सी देम। वो इतने घने दरख्तों में पत्तों में छुप जाते हैं, वो शाम को फिर असर के बाद निकलते हैं। तो एक थोड़ी सी एक है ये है, तो उसमें आपको बड़ा ही पेशेंट होना पड़ता है। देन यू हैव नथिंग टू डू, और आप बैठे हैं और आपकी लक डिपेंडेंट है कि वो आपके सामने आप जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जब भी कोई बर्ड वॉचिंग पे जाए, थोड़ा बहुत चीजों का जानना बड़ा जरूरी है। मैं पहले समझता था कोई ऐसा मसला नहीं है, जहाँ उठेंगे चले जाएंगे कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बर्ड्स की नेचर के बारे में पता हो, आपको उनकी हैबिटेट्स का पता हो, उनको आपको पता हो कि मैं मिसाल के तौर पे मैं 1-2 परिंदों के नाम लूं, अगर मैं स्केली ब्रेस्टेड मुनिया है, ये माइग्रेटरी बर्ड है, हालांकि बड़ा छोटा सा बर्ड है। इंडियन सिल्वर बिल है, बहुत छोटी सी एक चिड़िया होती है। चिड़िया मैं इसलिए कह रहा हूँ आप समझ सकेंगे, बड़ा छोटा सा परिंदा होता है ये। और क्या नाम है आपका, और ऐसे बेशुमार काफी हैं। ये जब मिलेंगे जब कहीं पे बाजरा लगा होगा, कहीं गंदुम लगी होगी, कहीं चावल लगा होगा। जब वो फसल तैयार हो जाएगी और फसल तैयार होकर जब कटेगी और वो जब गिरेगा, उसके ऊपर ये बर्ड्स आते हैं। तो वो सीजन कौन सा है जब ये क्रॉप हमारे यहाँ लगती है, उस सीजन में क्रॉप कटती कब है, और फिर उस क्रॉप के कटने के बाद के दरमियान का जो सीजन है उसमें आपने विजिट करना और किन टाइमिंग्स में विजिट करना है। तो ये बड़ी स्टडी है कि आपको हर बर्ड्स की एक नेचर, उसकी हैबिटेट का पता हो थोड़ा बहुत, जिसमें आपको सीनियर बर्डर्स भी हेल्प करते हैं समटाइम्स, और वो आपको बताते हैं, स्पॉट भी बताते हैं, और फिर आप जाके वहां पे विजिट करते हैं। बट वो एक विजिट में काम होता नहीं है, मतलब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम 10-10 विजिट भी करते हैं और नहीं हो पाता। एक 2-3 बर्ड्स ऐसे थे जो कि सिर्फ लाड़काना में ही रिकॉर्ड थे, और लाड़काना यहाँ से तकरीबन 600 किलोमीटर है, और मैं जो हूँ वो उस 2 बर्ड्स के पीछे एक्सट्रीम वेदर में 3 विजिट किए मैंने, और तीनों विजिट में मुझे वो बर्ड नहीं मिला। 2-2 दिन स्टे करके मैं वापस आ गया, नहीं मिला। चौथी मरतबा मैं फिर हमारे एक बड़े, मेरे उस्ताद मैं कहता हूँ इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अंदर, यासिर पिचोहा साहब, ये लाड़काना का बहुत बड़ा नाम है, बल्कि सिंध का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। उनका फोन आया कि शहबाज भी अब आप आ जाइए, शायद अब काम हो जाए। हम फिर एक दो अच्छा, वाइल्ड लाइफ में ये जरूरी है कि आपके पास बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए, 2-3 लोग, क्योंकि बर्ड्स डिस्टर्ब होता है, ज्यादा लोग होंगे बर्ड डिस्टर्ब होंगे। सेकेंडली, बर्ड अपने स्पॉट पर आने से पहले रेकी करता है पूरी सराउंडिंग की। ये उसकी स्पाइंग इतनी स्ट्रांग होती है, अगर आप उसके आने के बाद गए तो वो बर्ड आपको नहीं मिलेगा। आपको बर्ड के पहुंचने से 2 घंटे पहले पहुंचना है, तो 1 या 2 बर्ड पहले आएंगे, वो रेकी करेंगे, सारा एरिया घूमेंगे, देखेंगे, उसके बाद वो सेटल होना शुरू होते हैं। तो आप पहले से कैमोफ्लेज होके और कीचड़ में हैं या कीकर के दरख्तों में फंसे हुए हैं, आपके कांटे चुभ रहे हैं, आप बिला हरकत करे बिल्कुल साकित होकर बैठ जाए। अगर कहीं कांटा चुभ रहा है तो चुभ रहे हैं, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अनमूव्ड बैठे रहें। फिर जब वो देख लेगा तो वो सेटल होके आते हैं बर्ड्स। उस सूरत के अंदर ये होता है कि अब वो आपको भी एक्सेप्ट कर लेता है। आप कैमो होके बैठे हैं, उसने उस एम्बियंस में आपको एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके लिए वो नई चीज नहीं है, लेकिन आप उसके आने के बाद आएंगे, वो कहेंगे ये जो 2 टहनी थी ना तरफ की, इसमें तीसरी टहनी कहां से आ गई, वो भाग जाएंगे वहां।
इतना अल्लाह मियाँ ने उनको सेंस दिया है, अलर्ट हो जाते हैं। वो पूरा फ्लो एक झटके में गायब, आप कहेंगे कहाँ गए, आप ढूंढते रहे, आपकी सारी मेहनत बेकार। तो हम गए, मैं उस दिन हम सुबह पहुंचे तकरीबन, मैं कोई सुबह हम 4 साढ़े 4 बजे अर्ली मॉर्निंग निकल गए, और हम सुबह 8:30 बजे हम लंग लेक पहुंच गए। यासिर साहब ने कहा शबाज भाई ये स्पॉट्स हैं, यहाँ बैठते हैं, और बर्ड लेकिन आएगा शाम को 5 बजे। इसकी टाइमिंग मैंने नोट की है, 5 बजे से पहले नहीं नजर आता। और गर्मी का ये हाल था कि हमारे पास कुछ 2-3 दर्जन बोतलें थी और हम सब पी चुके थे, और सबकी हालत गैर थी। जो मेरे साथ 1-2 लोग थे वो कहने हम चले जाएं, मैंने कहा आप लोग चले जाएं। वो जाके सो गए, लेट गए जाके। तो हिम्मत चाहिए होती है बड़ी, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बैठा हूँ और मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊंगा, चाहे 5 बजे 6 बजे, क्योंकि मेरा चौथा ट्रिप है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट। मैं बैठा, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो बर्ड मुझे मिला, और 5 बजे ही मिला मुझे, उससे पहले नहीं मिला। और गर्मी थी, सबने कहा कि शबाज भी उठ के आ जाए, कैमरा गर्म हो रहा है, लेंस गर्म हो रहा है, सेंसर खराब होगा। मैंने अपने आप को धूप में रखा, मैंने पूरा कैमरा अपना जो है ना वो कवर किया, साइड से कूल बॉक्स के साथ लगा के रखा, ठंडा रखा, ताकि ये उस वक्त मुझे फोकसिंग में इशू ना करे। चैलेंजिंग है ये बहुत, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आप जाते हैं और आपको नहीं पता होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं शायद उसमें कभी बोर इसलिए नहीं हुआ कि मैं फिर सराउंडिंग में पेड़ों को, उनके पत्तों की आवाजों को, हवा से जो हिलते हैं साउंड्स, दैट गिव्स यू सूदिंग फीलिंग। वो इतना आपको मेस्मराइज करते हैं, कहीं दूर से परिंदों की मुख्तलिफ आवाजें आ रही होती हैं, तो आप इंजॉय करते हैं बहुत ज्यादा। उस वक्त आपको ना गर्मी का पता चलता है। मतलब हम जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने निकलते हैं तो 4-5 किलोमीटर पैदल जाना और वापस 4-5 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर की वॉक जून जुलाई के महीने में लाड़काना जैसे शहर में, या हालेजी में, या कराची में भी, काठौर में, कीर्तन रेंज में बहुत मुश्किल है। साकरों में, ये जो हमारी सिंध के अंदर जो हमारी कुछ हैं फील्ड्स हैं जहाँ कॉमनली लोग जाते हैं पॉडकास्ट से, यहाँ गर्मी को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपका पसीना आना भी खुश्क हो जाता है। लेकिन आपने अगर करना है तो फिर करना है, और आप बड़े गियर्स के साथ होते हैं, क्योंकि एक तो आपके अपने कपड़ों का वजन काफी होता है, कैमोफ्लेज का वजन काफी होता है, फिर कैमरा खुद आपका लेंस के साथ मिला के तकरीबन 3-3.5 किलो का वेट बनता है, उसको लेकर मुसलसल चलना, फिर लेट के क्रॉलिंग करना, फिर उसको क्रॉलिंग के अंदर उसको डस्ट से बचाना, पानी से, कीचड़ से बचाना, क्लीनिंग किट का हर वक्त इस्तेमाल रखना। इट्स अ बिग चैलेंज। बिल्कुल। लेकिन ये है कि ये अगर कोई इसमें खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है सामान का, एक कैमरा, अच्छी बॉडी क्रॉप सेंसर की हो, और एक लेंस हो आपके पास 500-600 mm का, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है। और आप में स्टेमिना हो कि आप ये काम करना चाहते हो और अल्लाह की कुदरत देखना चाहते हो। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वाइल्ड लाइफ, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, कि जिससे सबसे बड़ा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड हो रहा है। और जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त बर्डर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर की साइड पे भी कम आए हैं, बाकी इसके अलावा पाकिस्तान की हर बेल्ट में बहुत बड़े बड़े नाम हैं बर्डर्स के, और उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाके बहुत ऊपर ले जाके खड़ा कर दिया, और बड़ा काम करके दिया उन्होंने। वाइल्ड लाइफ के अंदर पाकिस्तान का बड़ा सॉफ्ट इमेज बिल्ड किया, विच इज वेरी ग्रेट। आई मीन बड़ी अच्छी बात है। सर मैंने जो आपकी बातों से समझा, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बर्ड फोटोग्राफी में। या तो जिसके अंदर पेशेंस हो वो बर्ड फोटोग्राफी की तरफ जाए, या जिसके अंदर और जो नहीं लग है पे ज्यादा यकीन रखता हूँ। जो लग पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ। हाँ। या फिर किसी को अगर पेशेंस सिखाना हो तो उसको बर्ड फोटोग्राफर बना दिया जाए। ओ यस, ओ यस, ओ यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, बर्ड्स की एक बड़ी डिफरेंट, ये अल्लाह ताला की कुदरत है ना, उसने परिंदे को ऐसी चीज दी है कि हम इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। परिंदों की बाकी दूसरे जितनी भी हयातियात हैं उनकी लिमिटेशंस हैं, वो अशरफुल मखलूक नहीं है, लेकिन उनकी कुछ हिस्से ऐसी, उनके सेंसेस कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने ऐसे रखे हैं या ऐसे डेवलप किए हैं, वो अपनी उस हैबिटेट में रहते हैं। हर परिंदा अपनी कैमोफ्लेज फील्ड में रहता है। आप यकीन कीजिए कि अगर एक परिंदों को देखना है, एक आपका बराबर में खड़ा हुआ शख्स आपसे कह रहा होगा कि शाहरुख देखे वो सामने नजर आ रहा है, वो रहा,
और आप 10 मिनट तक आंखें गाड़ के एक जगह देखते रहेंगे एंड यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द बर्ड, कैन नॉट, आपको नहीं नजर आ रहा होगा, किसी एक ने स्पॉट कर लिया, आप स्पॉट नहीं कर पा रहे। इतनी अल्लाह मियां ने स्ट्रॉन्ग कैमोफ्लेजिंग दी है अल्लाह ताला ने परिंदों की कि, और समटाइम अच्छा परिंदों के अंदर ये बड़ी एक खूबी है कि परिंदा सबसे पहले हाईलाइट होता है अपनी आंख की रोशनी से। तो इसमें फोटोग्राफी का रूल भी है कि जब आप बर्ड को फोकस करते हैं तो बर्ड फोकस नहीं करते, बर्ड की आई फोकस करते हैं। जब मैं पहले ट्रिप पे गया तो मुझे सब ने कहा शहबाज भाई ये आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी नहीं है, लैंडस्केपिंग नहीं है, तो आपने ना आई को फोकस करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, जब पहुंचे तो पहले 4 इंच की चिड़िया है और वो बैठी है आपसे 100 मीटर के फासले पे और कह रहे हैं इसकी आंख फोकस करो। मैंने कहा यार आप लोग मजाक कर रहे हैं, वो इतनी सी चिड़िया की आंख कैसे फोकस करूंगा मैं। तो इसकी एक ट्रिक थी कि यदि आपने सिंगल शूट पे रखना है, आपने ग्रुप फोकस एरिया सेट नहीं करना है, सिंगल एरिया रखना है और सिंगल एरिया पे सिर्फ आई फोकस करनी है और शूट करना है, पॉइंट एंड शूट, पॉइंट एंड शूट। बड़ी डिफिकल्टी हुई। अच्छा, और टोटल ये मैनुअल सेटिंग का काम है, इसमें ऑटो पे किसी भी प्रायोरिटी पे आप नहीं जा सकते। या आप ये कहें कि मैं अपर्चर प्रायोरिटी पे कर दूं या आईएसओ प्रायोरिटी पे कर दूं या शटर प्रायोरिटी पे कर दूं, नहीं, ऑल 3 कंपोनेंट्स जितना भी ये हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल है हैव टू बी मैनुअल। एकदम से पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। अच्छा, बट आपको इतना टाइम नहीं देगा कि आप जाके अपनी सेटिंग को रिविजिट करें। बिल्कुल। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसमें इसकी आंख को फोकस करना, तो ये बर्ड इतने होशियार होते हैं, अगर अलर्ट होते हैं और मूव ना कर सके तो ये फौरन से आंखें बंद कर लेते हैं, इनकी स्पॉटिंग गायब हो जाती है। आंख बंद कर लेते हैं, परिंदा नजर आना बंद हो जाता है आपको। सर ये मेरे बड़ा लिए बड़ा कमाल है। बड़ा अजीबो गरीब था। एक तो बर्ड बर्ड वॉचर जो हैं या फिर बर्डिंग करने वाले जो हैं, उनको हर जगह एक तो बर्ड्स नजर आ जाती है। मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। हम लोग मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग फैज महल में जो है ना वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, कुछ आर्किटेक्चर वगैरह और कुछ और चीजों की। जी हाँ, बड़ा इतनी खूबसूरत है फैज भाई। इतनी देर में एक साहब को देखा, वो एक पेड़ पे लगे हुए। बाद में जब उन्होंने आके मुझे तस्वीरें दिखाई तो यार वो इतने कोई जबरदस्त किस्म के कोई ओल थे कि मैंने जो है, एक तो मैंने कभी जो है ना वो जो है वो फिजिकली कभी नहीं देखे थे। तो वो उन्होंने स्पॉट करके मुझे पहले वो दिखाया कि भाई, फिर वहां पे हमारी डिस्कशन शुरू हुई कि हमें कौन कौन सी जबानों में क्या क्या कहा जाता है। कोई सारी सारी जबानों में उल्लू, और पंजाबी में अलग, सिंधी में अलग। तो हमारी एक लंबी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ उल्लुओं पे हो रही। तो बड़े ही हमारे लिए इंटरेस्टिंग था कि कहाँ कहाँ पे जो है हमें क्या क्या कुछ मिल रहा होता है। तो जी मेरे लिए बड़ा जो है वो था, मैंने एक तो जिंदगी में पहली दफा जो है वो बगैर किसी कैमरे या फिर स्क्रीन के जो है पहली दफा देखने को मिले। और वाइल्ड में सबसे बड़ी वाइल्ड। बात यह कि वाइल्ड में हमारे यहाँ बहुत बड़ी हयातियात हैं, हम अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर सके। 600 प्लस जो रिकॉर्डेड हैं, इसमें अभी भी कितनी ऐसी हैं जो कि इससे कहीं बड़ा नंबर है हमारे पास। उसकी रीजन ये कि हमारा रीजन इंडिया के साथ मिलता है। इंडिया की बहुत बड़ी बेल्ट है वाइल्ड लाइफ की। खैर इंडिया बहुत बड़ा है और इंडिया के पास जो स्पेसीज है वो हजारों में है, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट इट्स रिच कंट्री इन वाइल्ड लाइफ। और वहीं से हमारे पास भी काफी उस बेल्ट से आते हैं, इसीलिए काफी बर्ड्स के नाम हमारे इंडियन स्कूप आउल या इंडियन सिल्वर बिल या इंडियन वाइट आई बर्ड्स के जो नाम आते हैं, इसलिए कि वो उस तरफ से, उस ओरिजिनेशन से बेल्ट से आती जाती हैं। तो ये अभी बहुत एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आजाद कश्मीर अनएक्सप्लोर्ड है अभी। गिलगित बल्तिस्तान में काफी काम हुआ है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत थोड़ा काम हुआ है, अभी एक्सटेंसिव काम नहीं हुआ। जैसे मेरे लिए पहला इत्तेफाक था, नगर में जाके मैंने इंडियन वल्चर पहली दफा देखा, जो मेरे लिए दूर से जी बैठा हुआ एक चील ही थी, जिसको बाद में जो है वो जिन लोगों ने तस्वीरें खींच के दिखाया तो हाँ वो पता चला कि हाँ यार ये गिद्ध वल्चर ही है, जिसको बाद में समझ में आया। बड़ा ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा जिन लोगों के साथ भी घूमा। अच्छा सर, मेरे पास जो है एक और, आप जैसे बता रहे हैं एक अरसे आपने डिजिटल फिल्म फोटोग्राफी भी की, फिर आप काफी अरसे से डिजिटल भी कर रहे हैं। तो ये आप फेस कैसा है, यानी कि मैं लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमारी, जो अक्सर मैं फिल्म वालों का देखता हूँ जब डिजिटल में आते हैं तो उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। आपका लर्निंग प्रोसेस कैसा रहा फोटोग्राफी के हवाले से भी, और ये जो चैलेंज था फिल्म से उठकर डिजिटल में आना, ये आपके लिए कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, जब 93 में
जवेरिया की पैदाइश हुई, उस वक्त की सारी तस्वीरें, 96 में बेटा हुआ तो वो तस्वीरें, और फिर जब मैं उनको लेके जाता था सीवी और सारा कुछ लगती थी। फिल्म की तस्वीरें आज तक मेरे घर में फ्रेम है, और लोग हैरान होते हैं कि शहबाज भाई ये फिल्म की तस्वीरें हैं। मैंने कहा यार ये फिल्म की ही तस्वीरें हैं, मतलब मैं तो उस वक्त तो डिजिटल था ही नहीं मेरे पास। तो अच्छी तस्वीरें हैं वो फिल्म में, और मैं सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सीखा कि अपर्चर कितना खोलेंगे बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए, अपर्चर कितना बंद करेंगे बैकग्राउंड को अच्छा करने के लिए, शटर को, कुछ किताबें देखी, कुछ ये देखा, किसी से चलते फिरते टिप ले ली, रीलें खराब की, बहुत फिल्म खराब हुई। और फिर एक ऐसी स्टेज आई कि 36 में से 38 पिक्चर्स आती थी, और 38 के 38 फ्रेम परफेक्ट होते थे। बड़ा टाइम लगा। मुझे याद है डिजिटल कैमरा जब फर्स्ट टाइम मेरे दोस्त ने कुवैत सलाह की, उस वक्त मैं लाहौर के ट्रिप पे जा रहा था, तो जवेरिया उस वक्त 1-2 साल की, 1 साल सवा साल 1 साल की थी। तो हम शीश महल लेके गए, तो शीश महल लेके गए तो अब वो डिजिटल कैमरा था स्लिम वाला। तो मैंने शीश महल की विंडो पे मैंने खड़ा करा कि विंडो के बाहर से मुझे मीनार पाकिस्तान नजर आ रहा था। अब मैंने कहा ये बाहर से लाइट आ रही है, मैं तस्वीर लूंगा तो इसका सिलेक्ट बनेगा, पीछे से वो मीनार पाकिस्तान बड़ा साफ नजर आएगा, कोई जुगाड़ होनी चाहिए। एंड आई रियलाइज कि इसकी फ्लैश गन को कैसे यूज करा जाए कैमरे की। ये मैं आपको बड़ा एक अपना उस वक्त का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं सोचता रहा, फिर मैंने कहा कैमरे में कुछ होगा, फिर मैं देखा कैमरे में फ्लैश कैसे काम करती है, देखा कैमरे में एक छोटा सा सेंसर था, मैंने उस सेंसर पे उंगली रखी और वो क्लिक किया मैंने, तो फ्लैश भी जल गई, सेंसर को लाइट नहीं मिली, बाहर की लाइट 100% पूरी आई। वो तस्वीर मेरे लिए बहुत बड़ी क्रिएटिविटी थी मेरे लिए। वो आज भी है, वो तस्वीर मेरे पास आज भी प्रिंट फॉर्म में रखी है। और मेरी बेटी की भी तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट क्लियर आई है, बिल्कुल परफेक्ट। वो सबसे अच्छा फ्रेम लगता है कि वो विंडो का फ्रेम बना था, बाहर का और अंदर का पूरा शीश महल का भी एम्बियंस अच्छा आ गया। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, कभी कभार काम कर जाती हैं, या उस वक्त आपकी अकल काम कर जाए कि ये करना है। तो मैंने सेंसर पे उंगली रखी, तो फ्लैश गन काम करती है। सर ये बिल्कुल आप तो ऐसा होता बिल्कुल है। शुरू में यानी कि 95 या 96 की बात कर रहे हैं, इस वक्त आया ही ये था ये तो। 96 की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल 96 की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो उस वक्त बहुत लोगों को नहीं पता था, और लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे डिजिटल के चेंज को। बट मैं उनमें से था कि जिसने कहा नहीं कुछ बेहतरी के लिए होगा। फिल्म का अपना एक मजा तो है, और फिल्म का मजा मैं आज भी इंजॉय करना चाहता हूँ। कभी दिल चाहता है कि मैं एक आध रोल डाल के और दोबारा कोशिश की जाए 200x या 500 डाल दिया जाए। अगर वाइल्ड लाइफ के लिए जा रहा हूँ कहीं तो 500 डाल के आप शूट करें, अच्छा आईएसओ मिल जाएगा आपको, लाइट अच्छी मिल जाएगी। और अर्ली मॉर्निंग जाते हैं सर्दियों में, तो डिजिटल इज वेरी गुड। डिजिटल में सिर्फ थोड़ा सा एक सारे ही प्लस पॉइंट है। खैर आपको इतने टेलीस्कोप मिल गए हैं, आपको लंबे लेंसेज मिल गए हैं, आप अच्छी डिटेल में डेप्थ में जाके दूर से आप बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें बना सकते हैं, जो कि शायद हमारे पास फिल्म में उस वक्त इतनी लिमिटेशंस थी, और हमारे पास इतने बड़े बड़े जूम लेंसेज नहीं थे। बहुत सारी चीज़ों की आपकी अप्रोच नहीं होती है, लेकिन आप उस अप्रोच को कवर कर लेते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी से, जहाँ पे आपके पास 100 एक्सेस और 200 एक्सेस के आपके पास जूम होते हैं, या 800 mm का टेली लेंस होता है, और आप उसे डीएसएलआर में लगा के आप उससे नांगा पर्वत पूरी शूट कर लेते हैं, बजाय इसके कि नांगा पर्वत के बेस कैंप तक जाएं, 15 दिन का सफर करें या 10 दिन का सफर करें, और फिर वहां से जाके नांगा पर्वत को शूट करें। फिर वहां पहुंचे और पता चला मौसम आपके मुताबिक नहीं है कि आप शूट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। नांगा पर्वत हो गया या रकापोशी हो गई, तो ये आपके लिए बेस कैंप तक गए और फिर आप ना कर सके कुछ। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का ये फायदा है। जैसे अब ये ड्रोन्स आ गए हैं, ड्रोन का अपना एक मजा है। मैं ड्रोन के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं ये कहता हूँ कि मैं जब तक वो एफर्ट ना करूँ तस्वीर लेने के लिए, और मैं जमीन पे खड़े होके और मैं लाहौर के शाही किले का मैं एरियल व्यू लूं, तो शायद वो उतना सेटिस्फाइड मुझे नहीं करता, दूसरों को करता होगा डेफिनेटली। मुझे लाहौर किले की जब एरियल शूट करनी थी, तो मैंने बादशाही मस्जिद के जो एक ऑफिसर थे शम्स साहब, उनसे मैंने बात की, और मैंने कहा सर मुझे ऐसा ऐसा फोटोग्राफी करनी है। मैं उस जमाने में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में था। तो उन्होंने कहा कि जी तो आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा क्या ऐसा मुमकिन है कि बादशाही मस्जिद के एक मीनारे पे मुझे जाने की इजाजत मिल जाए। तो उन्होंने एक दफा मुझे देखा, मेरा वजन बहुत बल्कि था,
कह रहे हैं देखें मैं तो इजाजत दे दूंगा आपको, मैं ताला भी खुलवा दूंगा, बट आर यू रियली श्योर कि आप ऊपर जाएंगे मीनारे पे? मैंने कहा जी मैं जाऊंगा। कहने का 100 बिस्मिल्लाह। उन्होंने अपना एक कुलीग मेरे साथ करा कि अच्छा ले जाएं जी इनको, एंड आई रियलाइज कि आई मेड अ मिस्टेक। और आपको होती है एक जुस्तजू कि नहीं मैंने तो यही करना है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा, मतलब तस्वीरें बहुत अच्छी जिस तरह मैं चाह रहा था उस फ्रेम से नहीं मिल सकी, बट मैं मीनारे के बिल्कुल टॉप नॉच एज पे जाके मैंने शाही किले की और वहां से दाता दरबार की, लेकिन वो फॉगी माहौल था उस दिन और काफी मिस्ट थी, लाहौर का मौसम इतना अच्छा नहीं था, विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन तस्वीरें मैंने ऊपर से ही शूट की एरियल। और मैं आपको बताता हूँ तो आपको सुन के ताजुब होगा कि एक स्टेप लिटरली तकरीबन 13 इंच का है, नॉट एग्जैक्टली 1 फीट, और वो तकरीबन कोई 450 स्टेप हैं। 450, 425 से 430, वो आपको चढ़ के जाना और वापस नीचे उतर के आना। सेकेंड डे मैंने एक दिन में 2 डिफरेंट डायरेक्शन के मीनारे चढ़े भी और उतरे भी। तो आपको दीवानगी तो चाहिए कुछ करने के लिए। बिल्कुल सर, फोटोग्राफी में शायद दीवानगी सारी के सारी चीजों में आपको दीवानगी ही चाहिए होती है, जब भी आप जो है ना। दीवानगी चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और डिजिटल आने के बाद ये कि यस होई अब तो, फिर डिजिटल में मुझे थोड़ा सा सिर्फ एक चीज मुझे काफी प्रोफेशनल मुझसे डिसएग्री करेंगे इस बात से, डिजिटल आने से फोटोग्राफी खत्म हो गई, मेरा ये मानना है, मतलब माय पर्सनल फीलिंग, वन कुड डिसएग्री टू इट। इसलिए खत्म हो गई कि आपका फोकस एरिया खत्म हो गया कि आपने किस तरह शूट करना है। आपने कचरा डाल के पास भी किसी मॉडल को खड़ा करके शूट करा, उसके बाद फोटोशॉप में जाके उसको चेंज कर दिया। एफर्ट्स खत्म हो गए फोटोग्राफी के, मैं ये समझता हूँ। शायद फिल्म फोटोग्राफी में आपके एफर्ट्स होते थे। किसी की शादी है, उस शादी का इवेंट आपको पता है वो चला गया तो चला गया, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपका बड़ा फोकस होता था तस्वीर के ऊपर, लिमिटेड तस्वीरें बट क्वालिटी तस्वीरें, क्योंकि आपको पता था आप कुछ कर नहीं सकते। उस वक्त ये फोटोशॉप, लाइट रूम, स्नैपसीड टाइप की सब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस नहीं थी। ये तो आपका जब तस्वीर धुल के आएगी तो पता चला क्या हुआ, या हुआ कोई हल्का फुल्का, जब काम शुरू हुआ तो ये होता तो थोड़ा बहुत टचअप हो जाया करता था तस्वीरों पे। हमारे जमाने में तो टचअप ही होता था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का किसी ने टचअप कर दिया। आज तो एफर्ट्स खत्म हो गया फोटोग्राफी के, बस ये मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि लोग एफर्ट्स नहीं करना चाहते, तस्वीर खींचेंगे फोटोशॉप में जाके बना लेंगे ना यार, ठीक कर लेंगे। वाइल्ड लाइफ में लेकिन ऐसा नहीं है। वाइल्ड लाइफ में आप फ्रेमिंग आपके इख्तियार में नहीं है, इसलिए कि बर्ड आपको जहां बैठा हुआ मिलेगा वहीं शूट करना है। वहां पे रूल ऑफ थर्ड नहीं चलेगा, वहां पे रूल ऑफ 9 नहीं चलेगा, वहां पे हेक्सागोन नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। जहां जिस जगह मिला उस जगह आपने शूट करना है उसको। और आप फोटोशॉप करते हैं उसको, लाइट रूम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उसमें आपके पास लिमिटेशंस ये है कि आप उसको उस एक्सटेंट तक एनहांस करते हैं जहां तक बर्ड की ओरिजिनलिटी डिस्ट्रैक्ट ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि बर्ड ब्राउन था और उसको आप नीला करके दिखा दें, यू कांट डू दैट। तो बर्ड नीला नीला ही दिखाया जाएगा और ब्राउन ब्राउन ही दिखाया जाएगा और ब्लैक ब्लैक ही दिखाया जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का ये भी एक चैलेंज है कि आपके पास इन्हांसमेंट के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, तो आपको बड़ा फोकस होके शूट करना होता है, बड़ा बैलेंस होके, बड़ा फ्रेम करके कि दोबारा ये मौका मिले ना मिले। यू हैव टू बी, इट्स लाइक फिल्म शूट, ये आप फिल्म से शूट कर रहे हैं। बात ये नहीं कि आपने 1000 शॉट मार दिया, बस्ट मार दिया, टिक 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 चला दिया आपने, शॉट अच्छा नहीं आया, फोकस नहीं हुआ तो आप उसको जाके फोटोशॉप में भी कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर वो आपकी कैद से बाहर है। फिर आपके वो आधे घंटे और 1 घंटे की जो जमीन पे लेट के ऐसी गर्मी जिसमें आंखों के सामने आपके फ्यूम्स आ रहे हो और मॉइस्ट आपके लेंस पे आ रहा हो, और आपको ये फिक्र है कि नहीं मैंने बर्ड के पास वहां तक पहुंचना है, और आप उसमें उस हीट में क्रॉलिंग कर रहे हैं और वो जमीन पथरीली है, आपकी कोहनियां छिल जाती हैं, पेट छिल जाता है, कांटे घुसते हैं, बड़े एफर्ट्स करना पड़ते हैं, आप वहां तक पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं उसके बाद आपको मजीद 5-7 मिनट अपने आप को सेटल करने में लगते हैं, ब्रेथ कंट्रोल करते हैं आप, बॉडी कंट्रोल करते हैं, हाथ कंट्रोल करते हैं, लेंस को दोबारा क्लीन करते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस से पहले, फिर उसके बाद आप शूट का प्लान करते हैं। उसमें उस वक्त तक वो बर्ड वहां टिका
ये टोटल मेरा नसीब। सर चलते हैं अब आपकी कुछ तस्वीरों की तरफ, ताकि हम देखते हुए आपकी कुछ तस्वीर और तस्वीरों से जुड़ी कुछ और कहानियां या बातें सुन सकें। चले, मैं कोशिश करता हूँ, मैं दिखाता हूँ अगर कुछ। ये इंडियन नाइट जार था। इसके लिए काठौर में मैंने इसको शूट किया था। काठौर में हमारे जो कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया कि शहबाज भाई हमने ऐसा ऐसा बर्ड देखा है, तो मैं और डॉक्टर साकिब शम्स हमने कोई 5-6 विजिट किए काठौर के। ये टोटल आपको दिख रहा होगा पथरीला इलाका है, पहाड़ी, बिल्कुल टोटल पथरीला पहाड़ी इलाका है ये। और बड़ी अच्छा, ये क्योंकि ये परिंदा वो है जो कि रात में निकलता है अपनी खुराक लेने के लिए, दिन में इसकी विजिबिलिटी नहीं होती। ये इत्तेफाक से स्पॉट हुआ और मेरा ख्याल है मैंने इस पूरी पथरीली जमीन के ऊपर 20 मिनट तक क्रॉलिंग की है। 150 mm से लेकर मैं इसके पास 500 mm तक पहुंचा हूं। और इसने आंख बंद कर ली अपनी आप, ये देखिए खूबी इसकी, इसने फौरन होशियारी की, आंख बंद कर दी। आंख बंद करने का मतलब है अब अगर मैं गर्दन अपनी आगे पीछे लेफ्ट राइट करूंगा दोबारा इसको स्पॉट नहीं कर सकते। बिल्कुल ये उसी एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है, मिट्टी में, अपने सेम कलर की एनवायरनमेंट में बैठा है, ये इसकी हैबिटेट है। और मैं स्ट्रेट अनडिस्ट्रैक्टेड इसके पास क्रॉल करके गया और फिर मैंने जाके जो है वो इसको 500 mm पे जाके मैंने इसको इतने क्लोज जाके शूट किया। ये तकरीबन को दोपहर को 12-12:30 बजे का वक्त था और ये फरवरी की है ये तस्वीर मेरी। और फरवरी में भी दोपहर 12 बजे ये पहाड़ी इलाका बहुत गर्म होता है, तेज धूप थी है। तो ये एक है तस्वीर इसके अंदर। इसके बाद इसमें एक तस्वीर और मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाटर रेल है जिसके लिए मैंने 4 विजिट किए। लाड़काना के चौथे विजिट में जाके मुझे ये बर्ड मिला। वाटर रेल कहते हैं इसको। और ये वाटर फॉल्स में से एक होता है। अब देखिए, अब इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई झाड़ियां नजर आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल। ये इन घनी झाड़ियों के अंदर ही रहता है और ये हार्डली अपनी विजिबिलिटी देता है। और इसने ये विजिबिलिटी जो है बमुश्किल तमाम कुछ मेरे ख्याल 1 या 2 मिनट के लिए दी होगी इस चौथे विजिट में, जिसने ये शॉट मुझे मिला इसका। अब ये हम यहाँ पे इसी कीचड़ में मड में हम लेटे हुए थे, हम बिल्कुल खुद कीचड़ में भर गए थे, जूते सब कुछ हमारा हशर खराब था, लेकिन हम लेटे हुए थे कि ये आएगा तो ये शॉट मिलेगा। ये झाड़ियों में से पीछे से इसकी जो है ना, कभी सर नजर आता था, कभी दुब नजर आती थी, घूम रहा था, बाहर नहीं आ रहा था। जब इसका कंफर्ट जोन हो गया तो ये बाहर आया और ये मेरे ख्याल 1 मिनट या 2 मिनट के लिए सिर्फ बाहर आया है शायद, और उसके बाद ये फिर भाग गया। तो ये चौथे विजिट में जाके मुझे मिला था। तो ये अब देखिए, अब इसके क्रिएचर देखें आप, कितनी खूबसूरती है इसके अंदर। अब देखिए गोल्डन ब्लैक और ये जो इसका ग्रेश जो कलर है, जो लाइलेक्स का कलर है, कितना डिफरेंट है। और ये सब इतने ही मिलियंस में शायद ये हेयर्स हैं इतने। तो अल्लाह ताला ने किस तरह से इसको रिफॉर्म किया है, ये चीज देखने वाली है। तो ये ऐसी चीज है। तो इसके लिए हमने लाड़काना के 4 विजिट किए। मैंने सिर्फ एक बर्ड के पीछे, थैंक्स टू मिस्टर यासिर पिचुआ, जिन्होंने ये हमें एफर्ट्स कराए बेचारे ने, भागा दौड़ी करके। ये इंडियन स्कूप आउल है। ये अगर जी बिल्कुल नजर आ रहा है, ये अगर आंखें बंद कर ले तो मैं तो इसको तस्वीर में भी स्पॉट नहीं कर सकता। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। ये बैठा था सूखे खजूर के तने के अंदर, बिल्कुल उसके अंदर ही मिक्स होकर। और हमें ये पता था कि ये यहाँ पर कहीं पाया जाता है, काठौर में ये हमने करा था। और हमने कोई हर हफ्ता इतवार हमने इसके पीछे लगाया था, कोई 8-10 हफ्ते इतवार हम इसके पीछे रहे थे और हम स्पॉट नहीं कर सके। ये वो शायद हमारा खुशनसीब दिन था कि जिस दिन इसने अपनी आंखें खोल ली और ये सिर्फ 2 ही शॉट मिले हमको। दिस इज इंडियन स्कूप आउल। और हमें सिर्फ 2 शॉट मिले। आज भी काफी सीनियर बर्डर्स हैं जो इसको शूट करना चाहते हैं। स्पॉट करना बड़ा मुश्किल काम है इसको, बहुत मुश्किल काम है इसको स्पॉट करना, अनलेस कि ये आंखें खोल के ना देखे। और इसने आंखें खोली थी तो ये स्पॉट हो गया
और बड़ा अच्छा शॉट मिल गया ये मुझे, नसीब की बात है। ये लक काम कर गई आपकी, 5-6 विजिट के बाद जाके ये लक काम करी और ने जाके आपको जो है वो ये शॉट दिया। तो ये एक ऐसा था कि मैंने कहा मैं आपको जरूर दिखाऊं, मैं इंडियन स्कूल बॉल एक तस्वीर और मैं आपको, ये कॉमन बर्ड है, रेजिडेंट है पाकिस्तान का, और इंडियन रोलर कहते हैं इसको, लेकिन ये होता बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, काफी मेरी आरजू थी कि इसके बैठे हुए शॉट बहुत है, मेरे पास कोई फ्लाइंग शॉट अच्छा नहीं है। ये उस दिन मुझे ग्रीन फील्ड पे ये कुछ लूसन लगी थी, वहां बैठा हुआ था ये, तो ये मैंने फिर प्लान किया कि ये बैठा हुआ तो उड़ेगा भी, तो मैं इसके सामने फिर जाके काफी फासले पे जाके लेट गया और अपना कैमरा सेट करके कि जिस वक्त ये लिफ्ट करेगा मैं उस वक्त तस्वीर लूंगा इसकी टेक ऑफ की, और ये इत्तेफाक से मुझे एक अच्छा शॉट इसने दिया पूरे विंग्स के साथ और सारी चीजों के साथ। तो ये कॉमन बर्ड है, लेकिन ये कि इसका शॉट मुझे अच्छा मिल गया इंडियन रोलर का। ये है, ये इंडियन क्लीच फेसेंट है, ये आम जबान में आप इसको मुर्गी कह लीजिए एक मुख्तलिफ अंदाज की। ये मरगला हिल्स में होती है। इसमें ये कुछ 3 किलोमीटर की वॉक है मरगला ट्रेल 5 की पहली, उसके बाद 2 किलोमीटर की और फर्दर वॉक करें तो ट्रेल 5 का बिल्कुल एंड आ जाता है, मरगला ट्रेल 5 का। तो 3 किलोमीटर की जो ट्रेल है उस पे हम 3 दिन लगातार गए। मैं इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की इस्लामाबाद से हमारे बहुत सीनियर बर्डर हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह है, अयाज महमूद साहब, बड़ा नाम है उनका इस्लामाबाद में बर्डिंग में। तो मोहम्मद अयाज महमूद साहब ने पर्सनल अपना टाइम दिया था मुझे, और हम 3 दिन इसकी एक शूट करने के लिए जाते रहे, और ये तीसरे दिन जाके हमें हम उस दिन शायद सुबह 6 बजे पहुंच गए थे। ये दिसंबर का महीना था, लाइट बहुत खराब थी, आईएसओ बहुत बढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ी सी तस्वीर ग्रेनी भी है, खूबसूरती लेकिन आप देखें इसकी। और हमें ये तीसरे दिन, यानी हम 3 दिन तक लगातार वो 3-3 किलोमीटर पहाड़ पे ऊपर चढ़ के जाते रहे इसकी तस्वीर लेने के लिए, और ये तीसरे दिन जाके हमको ये कामयाबी हासिल हुई। सर इसी के साथ एफर्ट्स साथ मैं, काफी। हाँ बिल्कुल, एफर्ट्स जी बहुत पूछे। जरूरी। सर इसी के साथ साथ एक सवाल मैं जो है वो तस्वीरों के हवाले से लेके चलते हैं कि मोस्ट चैलेंजिंग शॉट्स या मोस्ट चैलेंजिंग जो है वो तस्वीर क्या रही बर्डिंग के हवाले से आपके लिए, जो आपको वाकई अब तक याद हो या बार बार याद आती हो कि यार वाकई एक चैलेंज था जो इन दी एंड पूरा हो गया है। बेलियन क्रेक एक बर्ड है, बेलियन क्रेक में आपको शायद उसकी तस्वीर मेरे पास अगर इस वक्त इसमें यहाँ पर है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो तस्वीर मेरे पास इस वक्त है नहीं, वो एक बर्ड है बेलियन क्रेक। अच्छा, ये वो बर्ड है जिसका के सिंध में उसकी एडिशन भी मेरे नाम से है। अच्छा, ये बर्ड वो था जो कि सिंध में रिकॉर्ड नहीं हुआ था सही। कभी भी। तो मैं और यासिर पिछुआ हम निकले इसकी लड़काना में, हम इसके पीछे, और हमें एक झाड़ी हिलती नजर आई, तो हमने कहा देखते हैं ये क्या है। तो पता चला ये क्रैक है, जो अब हम इस क्रैक के पीछे पागलों की तरह लग गए, ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहा, रीड्स के अंदर हर जगह फंसा हुआ। और गर्मी इस हाल की थी कि बता नहीं सकता, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि हम राइस कैनाल के पास से गुजर रहे थे और हमारी गाड़ी भी वहां पे फंस गई। हम गाड़ी भी छोड़ दी हमने, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये काम करते हैं। वो एक बहुत बड़ा मेरा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग शॉट था वो, मेरा ख्याल है। मुझे इस वक्त यहाँ पे इत्तेफाक से नजर नहीं आ रहा, और उसके लिए वाकई मैं समझता हूँ कि वो शायद मेरे लिए बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड था बेलियन क्रेक को रिकॉर्ड करना, क्योंकि सिंध में इससे पहले किसी ने उसको शूट नहीं किया था, और मैंने और यासिर पिचुआ ने उसको एक शॉट शूट किया था। तो वो हमारे नाम से एक एडिशन भी है बर्ड्स ऑफ सिंध के पेज पे, ये शहबाज आलम और यासिर पिचुआ ने इस बर्ड को रिकॉर्ड किया फर्स्ट टाइम इन सिंध। वो एक बड़ा मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने करा उसको और वो हुआ इस तरह से। अब जब से ये एक तस्वीर है मैं आपको दिखाता हूँ विम्बरल की। अब ये तस्वीर बजाय तो कुछ नहीं, लेकिन अब ये नेचुरल देखिए कंपोजिशन बन रही थी। इस पे पोर्ट कासिम पे मैं और डॉक्टर साकिब शम्स और मोहम्मद खाबर खान, हम 3 फोटोग्राफर थे, और हमने इसके पीछे क्रॉलिंग शुरू की। तकरीबन को 25 मिनट हमने क्रॉलिंग की है इसकी शॉट लेने के लिए, और हम 3 में से सिर्फ मैं वो बंदा वाहिद बंदा था जिसको ये शॉट मिला, बाकी दोनों को नहीं मिल सका।
फोकस्ड कि पीछे ब्लू पूरा उसका पॉडकास्ट का पानी है, समंदर का हरा है, फिर आगे ये जो आपका मड एरिया है जहां हम क्रॉलिंग कर रहे थे और ये आई लेवल शॉट लेने की कोशिश कर रहे थे। खैर आई लेवल शॉट लेना ही पड़ता है इसलिए खड़े होकर तो परिंदे के पास आप जा नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्रॉलिंग भी बहुत स्लो करना होती है, बहुत स्टीडी कि बर्ड महसूस ना करे कोई चीज उसकी तरफ मूव कर रही है। तो ये था। बेलिंग केरे के इत्तेफाक से भी मुझे नजर नहीं आया, और कुछ हमारे हालचाल कुछ इस किस्म के होते हैं। जब हम कामयाब हो जाते हैं तो कामयाब होने के बाद एक तस्वीर जब हम ले लेते हैं तो ये हालत होती है हमारी। ये अब ये देखिए, ये पूरी ये टोटल जो है ना सॉइल्ड लैंड है, ये पूरी कीचड़ है ये। अब हम जब तस्वीर ले ली और सक्सेसफुल हो गए तो फिर मैंने जाके मैंने कैमरा जमीन पे रखा, मैं लेट गया। यासिर पिचुआ साहब ने ये मेरी तस्वीर ले ली है। अब देखिए जूते किस तरह से मिट्टी में अटे हुए हैं, जब मैं उठूंगा तो पूरा कीचड़ है सामने मेरे फ्रंट पे। और कुछ इस किस्म की सूरत हाल होती है हमारी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अंदर, जो कि ये फतह के कभी बाद मैंने भी का नहीं मंजर सोचा। है। ये फतह के बाद का मंजर है। अच्छा अब ये देखिए कि मुझे अपनी जिंदगी में कभी कोई फोबिया नहीं रहा। मुझे अपनी जिंदगी में एक ही फोबिया रहा है हमेशा से, और वो रहा है स्पाइडर का। मेरी इस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ने स्पाइडर का फोबिया खत्म कर दिया। अब ये जिन झाड़ियों में, रीड्स में हम जाते हैं, जंगलात में, हर तरह की स्पाइडर्स हैं। मैंने बड़ी देखी आसपास घूमते फिरते, उनके वेब्स देख के वो बैठी हुई हैं, और मैं वहीं उसी जगह बैठा रहा, सिर्फ उस पैशन में कि एक बर्ड की तस्वीर लेनी है, ये स्पाइडर जब कुछ करेगी तो देखा जाएगा। तो वो मेरा स्पाइडर फोबिया खत्म हो गया, जो कि मेरा बचपने का था। स्पाइडर फोबिया मुझे था, अब शायद उतना नहीं है। और भी है काफी तस्वीरें जो कि बड़े हार्ड चैलेंजिंग तस्वीरें थी, जो कि आपको हाईलाइट करना या ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं, बर्ड आइडेंटिफाई नहीं होते। और अल्लाह का शुक्र है कि वो तो बर्ड मिले, और बहुत जल्दी मिल गया। काफी लोगों को आज तक नहीं मिल सके बर्डर्स को, वो आज भी उसको लाइफर समझते हैं। अच्छा हमारी एक टर्म यूज होती है लाइफर की, मैं ये भी लोगों की आसानी के लिए, मैं जब गया तो फर्स्ट टाइम फोटोग्राफी पे एक असद फारूक हमारे बर्डर हैं बहुत अच्छे कराची के, उन्होंने शॉट लिया। उन्होंने कहा यार ये मुझे शॉट मिल गया, ये मेरा लाइफर था। मैं क्योंकि एज में बड़ा हूँ, 55 साल की एज थी मेरी, और वो बच्चे हैं अभी 25-26 साल के, बहुत छोटे, हाफ एज का फर्क था। मैंने कहा इनसे मैं पूछूंगा लाइफर क्या होता है, तो ये बोलेंगे अंकल आप यार आपको लाइफर नहीं पता। तो मैं शर्मिंदगी में चुप रहा, गाड़ी चलाता रहा। फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ये लाइफर क्या होता है भाई? हमने एक तस्वीर ली है। कहले अंकल जब कोई बर्ड आप पहली मर्तबा रिकॉर्ड करते हैं तो वो आपने रिकॉर्ड किया, तो वो आपके लिए एक वन रिकॉर्ड हो गया, तो हम रिकॉर्ड को कॉल करते हैं लाइफर। तो मेरा ये एक लाइफर था, मैंने आज तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया था। अब मेरे 150 लाइफर हो गए हैं, यानी कि मीन्स के 150 स्पेशीज में अब तक रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो वो लाइफर की टर्म यूज होती है। तो मेरे अब टू 30+ हैं लाइफर जिसको मैं कहता हूँ। तो इतनी स्पेशीज में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इसमें काफी मैंने एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये एक बटरफ्लाई है, आई थिंक ये ब्लू स्पॉटेड अरब है। ये बटरफ्लाई जो है, नेवर थॉट, मैंने बस तस्वीर ले ली थी, मुझे अच्छी लगी, नेचर की बात थी, नेचर से मैं करीब था, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने फिर फेसबुक पे एक पेज पे डाली बटरफ्लाइज ऑफ पाकिस्तान पे, और उसके जो एडमिन है अकरम अवान साहब, मैं कहता हूँ वो शायद उस्तादों के उस्ताद हैं। बटरफ्लाइज पे पाकिस्तान में जो रिसर्च उन्होंने की है शायद कोई भी ना कर सके। अकरम अवान साहब बहुत बड़ा नाम है। तो मैंने एक तस्वीर डाली, तो अकरम अवान साहब बड़े मोहतरम है, उनका एक दिन मैसेंजर पे मैसेज आया कि आपने ये तस्वीर डाली थी, ये तस्वीर मुझे चाहिए JPEG में। मैंने कहा जी दे दूंगा मैं आपको, कोई मसला नहीं है, आप पैसे लेंगे? तो मैं कहा नहीं जी, पैसे किस चीज के? तो कह लगे नहीं मुझे नहीं चाहिए। बेसिकली एक रशियन ऑर्निथोलॉजिस्ट है, वो अपनी एक किताब लिख रहा है, और उस किताब में ये तस्वीर प्रिंट होगी,
और इसमें आपको क्रेडिट दिया जाएगा, क्योंकि ये रेयर एक तो बटरफ्लाई है, प्लस इस रेयर बटरफ्लाई का जो है वो आपको ओपन विंग शॉट मिला है, जो कि कभी बहुत ही रेयर रिकॉर्ड हुआ है, और इतना क्रिस्प शॉट रिकॉर्ड नहीं हुआ कभी आज तक। तो ये तस्वीर मेरी जो है वो फिर वहाँ पे मैंने उनको भेजी, बड़ा मुश्किल सा नाम है, वर्ल्डमिट समथिंग, तो उनको मैंने फिर डायरेक्टली ईमेल कर दी थी, और वो फिर वहाँ उनकी किताब में वहाँ पे उन्होंने ये प्रिंट की, मुझे क्रेडिट देती है तस्वीर इस बटरफ्लाई को। सही सर। सर तो थोड़ा सा मुझे अपने पोस्ट प्रोसेसिंग के हवाले से बताएं कि आप पोस्ट प्रोसेसिंग कैसी देखना चाहते हैं, यानी कि एक वाइल्ड लाइफ के हवाले से। वैसे तो आपने बताया थोड़ा बहुत, मगर और अगर डिटेल में जानना चाहें तो एक नेचर को अच्छे से रिप्रेजेंट पोस्ट प्रोसेसिंग किस हद तक कर पाती है, या कैमरा कितना इंसाफ करता है और फिर बंदा कितना इंसाफ कर रहा होता है। मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि कैमरे की अगर हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल अच्छा है तो कैमरा 95% 90% तो बिल्कुल आपको परफेक्ट रिजल्ट देता है। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं जो तस्वीर आपको दिखाई ये थोड़ी सी प्रोसेस्ड है, अगर मैं अनप्रोसेस्ड भी दिखाऊंगा कुछ शायद आपको 19-20 का फर्क लगेगा। उसकी वजह यह है कि आप नेचर की एनवायरनमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। मैं जब अपनी तस्वीरों को करता हूँ, देखिए मैं एक तो मुझे प्रोसेसिंग आती नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ये बड़ी डायलेमा है मेरी जिंदगी का कि मुझे प्रोसेसिंग नहीं आती। मैं कुछ करता भी हूँ अपनी तस्वीरों में तो मोबाइल से ही, लाइट रूम से या स्नैपसीड को इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आपकी लिमिटेशंस है, क्योंकि अगर पत्ते हरे हैं, पत्ते हरे ही दिखाने हैं, और जितने हरे हैं तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं एक्चुअली आंखें बंद करके अपना उस सीन को विजुअलाइज करता हूँ कि उस सनलाइट पे वो हरा रंग कैसा दिख रहा था, तो जैसा दिख रहा था उसको उस तक ही देखने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं अपनी तस्वीर को देखता हूँ कि हाँ मेरी तस्वीर में क्या है, 19-20 का फर्क है तो हल्का सा आपकी हाईलाइट्स या शेडोज को मैनेज करना, और दैट्स इट। बर्ड के साथ आप कुछ नहीं खेल सकते। बर्ड से फेदर कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि टेक्सचर ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, क्लियरिटी नहीं है, तो कुछ प्लस माइनस कर दिया, वरना 95% डिजिटल फोटोग्राफी में अगर हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल बहुत अच्छा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि तस्वीर पे बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। लोग हाँ ये करते हैं कि पीछे से लोग स्टेकिंग करते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं और ड्रामाटाइज कर देते हैं, सिनेमेटिक बना देते हैं। मेरा ख्याल है नेचर को सिनेमेटिक और ड्रामाटाइज नहीं होना चाहिए, नेचर को नेचर ही नजर आना चाहिए। अगर एक परिंदा मैंने शूट किया है और उसके आगे 4 लकड़ियां हैं तो 4 लकड़ियों के साथ ही नजर आना चाहिए, उसको लकड़ियां गायब कर देना तो कोई फनकारी नहीं है, क्योंकि वो उसकी नेचुरल हैबिटेट है। लेकिन ना जहां उसको होना चाहिए वो वहां पर है, और आपने उसको वहीं शूट किया है, उसको उसी तरह से दिखाएं। मेरा ये मानना है, मतलब लोग इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, मगर मेरा ये मानना है कि वाइल्ड लाइफ के अंदर आपके पास बहुत कम रूम है खेलने का, उसमें आपके दायरे इख्तियार में नहीं आता बर्ड का किसी जगह होना। तो मैंने काफी बटरफ्लाइज की भी मैंने कोई 20-25 स्पेशीज रिकॉर्ड की हैं पाकिस्तान में, कॉमन है लेकिन मैंने की हैं। एनिमल्स के अंदर भी मैंने ग्रे हेडेड मंगूस किया, मैंने काफी दूसरे एनिमल्स किए, गोल्डन जैकाल किया, और काफी एनिमल्स कोई 25-30 मैंने मैमल्स भी रिकॉर्ड किए। एक शॉट मेरे पास इत्तेफाक से मिला नहीं, मैं कल ढूंढ रहा था। अयाज महमूद साहब से कभी जिंदगी में मुलाकात होगी तो आपको बताएंगे। वो मरगरा ट्रेल पे हम वॉक कर रहे थे और हमारे सामने एक परिंदा आ गया, ब्लू रॉक थ्रश। ब्लू रॉक थ्रश ऐसा होता है जैसे रेशम नहीं होता जिसपे सूरज की रोशनी पड़ती है तो चमकता है, तो वो एकदम से स्पार्कलिंग होता है। अब वो बड़ी आइडियल लाइट सिचुएशन में आ गया। अयाज भाई ने उसको स्पॉट करके कहा, शबाज भाई वो रहा सामने, यहीं से लेट जाए आप। मैं ट्रेल पे लेट गया, पथरीली ट्रेल है वो पूरी, और मैंने ट्रेल पे क्रॉलिंग शुरू करी उसके करीब जाने की, काफी दूर था और लाइट थोड़ी सी फेवर में करने के लिए मैं अपनी पोजीशन भी मूव करता जा रहा था साथ साथ। मैं जिस वक्त शूट करने की पोजीशन में था उस वक्त मेरे सामने से एक जन्नाटे से एक चीज निकल गई जो मेरे कैमरे में कैप्चर भी हो गई। वो था वाइल्ड बोर और सुअर, जिसको हम कहते हैं आम जबान में,
और वो कुछ इतना सा फर्क था कि अगर मैं 1 मिनट और क्रॉल करता तो शायद उसके रेंज में आ जाता। इट कुड हैव बीन डेडली टू मी। और अयाज भाई उस वक्त मुझे कॉल भी नहीं कर सकते थे कि आप क्रॉलिंग रोक दें, और मैं कंटिन्यू क्रॉलिंग कर रहा था शॉट लेने के लिए। तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। वो वाइल्ड बोर की तस्वीर मुझे मिली नहीं, मैं दिखाता कि वो मेरे कैमरे के सामने से ऐसे गया, सिर्फ उसका मुंह ही आ सका क्योंकि बहुत करीब आ गया था वो मेरे, लेकिन वो अनहट करे निकल गया सामने से सीधा। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं वाइल्ड लाइफ में। यस, ये होता है, ऐसा होता है, और बहुत दफा हुआ है। जब आप नेचर को करीब से देखते हैं आपको थकन का एहसास नहीं होता, आप बोर नहीं होते। पागलपने की हद है। मैं हज से वापस आया पिछले साल, तो मैंने छुट्टियां कुछ इस तरह से रखी थी कि हज से वापसी के बाद भी मेरे पास कोई 5 दिन थे। अगस्त में मैं वापस आया था और मेरे पास 5-7 दिन थे ऑफिस को रिज्यूम करने के, लास्ट ईयर 2019 में। और हम एयरपोर्ट से घर वापस आए, तकरीबन 3 बज गए थे। तो मैं कहा जोर की नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा, 40, 50, 60, 70 किलो का सामान मदीना से, यहाँ से, वहां से, सारी दुनिया जमाने से उठा के गाड़ी में रख के लोड करके सब कुछ लेके घर पहुंच गए। कुछ नहीं, एवरीथिंग परफेक्टली ऑल राइट, फिट फाट। आए, मैं वजू करा, वजू करके जोहर की नमाज के लिए खड़ा हुआ। शाहरुख, आप यकीन कीजिए मुझसे रुकू नहीं करा गया। मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, आई स्वेयर कि मुझसे रुकू नहीं हुआ। इतने से घंटों में वो थकन जो हज की थी वो आ गई, पाकिस्तान अपने घर पहुंच गई। मुझसे कमर नहीं बैंड की गई, रुकू नहीं हुआ, सुजूद नहीं हुआ। खैर, नमाज अदा की, सब कुछ करा। वेडनेसडे था मेरा ख्याल है, रात को सोया तो सुबह उठा नहीं गया। ये मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। जुमेरात को मैंने शाम को कॉल की यासिर पिछुआ को, यासिर तुम कहाँ हो? कह रहे हैं भाऊ, भाऊ बोलते हैं वो मुझे। भाऊ मैं लड़काना में ही हूँ। मैंने कहा कि अच्छा आप आ गए पाकिस्तान, कब आए? मैंने कहा मैं कल आया हूँ वापस, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा हो गया। मैंने कहा तो भाऊ क्या सब ठीक रहा? मैंने कहा आप ये बताओ मुझे कि आप लड़काना में हो कि नहीं हो? मैं लड़काना में हूँ। मैंने कहा फोन बंद करो, मैं सुबह 9 बजे लड़काना आ रहा हूँ। मेरे एक एक जिस्म का हिस्सा, एक एक जोड़ दुख रहा था। मैंने सुबह 5 बजे गाड़ी उठाई और मैं 9 बजे लड़काना पहुंच गया। और थकन के मारे यासिर कह रहा आप कर क्या रहे हैं, आपसे तो चला नहीं जाएगा। मैंने कहा यासिर मुझे फील्ड में ले जाओ और हम फील्ड में जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। आप यकीन कर रहे हैं, मैंने 2 दिन फील्ड में लगाए, चल चल के। सुबो डेरो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है, वहां गए। बिटन एक बर्ड होता है जो कि मुझे करना था, वो काफी रेयर बर्ड है, उसमें काफी 3-4 उसकी स्पेशीज हैं, नहीं मिले। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं वो जब वहां से वापस आया, मेरी सारा जिस्म, मेरी बॉडी पूरी सेटल हो गई। और वो जो थकन आई थी हज के बाद वाली, वो 2 दिन लड़काने में फील्ड में पैदल चल चल के अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सेटल हो गई। तो ये दीवानगी भी थी। मतलब मैं हज के दूसरे दिन आके वापस चला गया मैं लड़काना फोटोग्राफी के लिए। हम एक और जो आखिरी सवाल है, बल्कि आखिरी तो नहीं, मेरे पास और कई हैं, मगर ये है कि हमारा टाइम फिर बहुत ज्यादा जो है ना वो बढ़ गया है। मुझे हुक्म इसको करें। इसको जो है वो प्रोसेस करना भी होता है, एडिटिंग भी करनी होती है। और तो अभी भी इंट्रो में भी मैं यही शेयर कर रहा था कि कुछ लोग होते हैं जिनको आपको आपको उन लोगों की एनर्जी दिख रही होती है और उन्हीं तक होती है, सही है। मगर आपसे मुलाकात होती है तो आपकी एनर्जी दिख भी रही होती है और दूसरों तक मुंतकिल होते हुए भी महसूस हो रही होती है ना। यानी कि मैं भी सच्ची मोहब्बत है। एनर्जेटिक जो है ना वो फील कर रहा होता हूँ जब भी आपसे मिलके निकल रहे थैंक होते हैं। यू, तो आपकी मैं मोहब्बत है, आपकी थैंक यू। आपकी एक तो इस एनर्जी का राज जानने के लिए, और आप हम जैसे बहुत सारे जो यंग फोटोग्राफर्स हैं, मैं अपने नॉर्मल लाइफ में, यानी कि हम डॉक्यूमेंट में मुझे नहीं लगता कि जितने चैलेंजिंग आप फेस कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ में उतनी हमें चैलेंजिंग, हमें शायद मेंटली तौर पर तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, मगर शायद जिस्मानी तौर पर नहीं करनी पड़ती। तो मैं जी। आपका जो है वो सजेशंस जो हैं और वो चीजें जो है, जो लोग बर्ड फोटोग्राफी की तरफ यंग आना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ जो है मोटिवेशन और कुछ सजेशंस चाहूंगा जो आप देना चाहें। मैं बड़ा क्विकली इसको रैप अप करता हूँ कुछ 2-3 चीजों को। देखिए, माय फादर इज माय बेस्ट टीचर। मैंने अपनी जिंदगी में, उन्होंने एक दफा एक बात कही थी। मैं घर आया वापस तो उन्होंने कहा, सामान देखा,
कहने क्या हुआ, नौकरी छोड़ दी? मैंने कहा जी हाँ। कोई परेशानी? मैंने कहा नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ मैं 1980 की। मुझे घर को सबसे बड़ा था, तो मुझे घर की फैमिली को सब्सिडाइज करना होता था। फादर पाकिस्तान रेलवेज में थे, तो बहुत बड़ी इनकम नहीं थी, और हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते आते थे, तो खर्चे ज्यादा थे। कह रहे देख यार शहबाज, अच्छा माय फादर इज माय बेस्ट फ्रेंड टू। मतलब उन्होंने हमें ताश खेलने सिखाया, शतरंज खेलना सिखाया, हमें हमारे साथ कैरम बोर्ड खेली, और हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में। तो वो ऐसी बात करते, कहने देख यार शहबाज, अच्छा आई एम दी एल्डेस्ट वन इन 4 ब्रदर इन 6 ऑफ हिज किड्स, मैं सबसे बड़ा भी हूँ। कहने देख यार एक बात सुन, परेशान, एक परेशानी आई और उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, क्या वो सोचने से परेशानी खत्म हो जाएगी? मैंने कहा जी नहीं। कहने लगे यार फिर उसको सोच के मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? सही। मैंने बड़ी गहराई से सोचा क्या कह रहे हैं। मैं कहा डैडी क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहने यार एक तो ये कि नौकरी छोड़ दी, अब अगर नौकरी छोड़ दी है और अपनी मर्जी से छोड़ के आए हो, तो उसमें परेशानी वाली क्या बात है? क्या राज़िक पे यकीन नहीं है? ये आई थिंक मेरी और मेरी डैडी की वो डिस्कशंस थी जो मैं आज तक कैरी करता हूँ अपने साथ। मैं अपनी वरीज को, अपने स्ट्रेस को कैरी नहीं करता, और मैं 8 घंटे की नींद पूरी करता हूँ, और इस तवक्कल के साथ सोता हूँ कि जब राज़िक अल्लाह है और वादा उसका है, तो मुझे अपनी परेशानियों को मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है? जब जो वक्त आएगा वो उस वक्त को पूरा करेगा। तो ये चीज़ है जो मुझे एनर्जी देती है, और इस पे मेरा बड़ा कामिल यकीन है। इस पे तो मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं हिलता, और यही वजह है कि आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ स्माइलिंग। मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती मुझे किसी चीज़ की। मैं टेंशन क्यों लूँ? टेंशन लेने का जिसने वादा किया है वो उसका ठेका वो ले, मैं नहीं लूंगा टेंशन। अगर उसका बंदा हूं तो टेंशन लेना उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। ये मेरा मानना है, मेरा फलसफा है, और आई थिंक मैं इसी को यूज करता हूँ। मैं जब होता तो उसको उससे से रुजू करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई रब्बे करीम तेरा ठेका तू संभालना, ये मुश्किल जो आई है मैं तो नहीं सोचता इसके बारे में ये कैसे हल होगी। और जो यंग फोटोग्राफर्स हैं, देखें एक्सेल तो करना होता है आपको। चीज को दो तरीके से करना बड़ा जरूरी है। क्या हमें किसी काम को कमर्शियल के लिए करना है, या हमें किसी काम को अपने आप को मुतमईन करने के लिए करना है? किसी भी किस्म की फोटोग्राफी करें, उसका पहला फोकस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, कमर्शियल नहीं। ये मैं एक कॉर्पोरेट कल्चर की मैं बात करूं, अगर मैं, हम कॉर्पोरेट में हमेशा ये बिलीव करते हैं हम अपने काम को बेस्ट करेंगे, वो कमर्शियल खुद ब खुद बन जाएगा, वो खुद ब खुद दैट विल पे यू बैक। बट अपने काम पे कंप्रोमाइज ना करें, अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट में जो उसकी डिमांड है, जो उसका हार्ड वर्क है, जो उसमें सीखने की चीजें हैं, वो जरूर सीखें, और उतनी मेहनत के साथ ही सीखें जितने के तरीके से सीखनी चाहिए। आप काम अच्छा करें, कमर्शियल वो खुद ब खुद बन जाएगा। वो अगर आप चाहते हैं कि वो मनी अर्निंग बन जाए तो वो मनी अर्निंग बन जाएगा। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मनी अर्निंग के लिए नहीं करता हूँ, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ। कल मुझे कितने लोगों ने कहा कि आपकी ये तस्वीर बिक सकती है। मैं कि ये तस्वीर बिकना मेरे उस एफर्ट्स का पे बैक नहीं है। 6,000, 10,000, 20,000 जो मैंने लगाए हैं, मैं शायद बेचूं भी ना अपनी तस्वीर, मैं ऐसी किसी को गिफ्ट कर दूं, वो मेरे लिए ज्यादा ऑनर की बात होगी, ना कि उसका मैं पैसा लूं। लेकिन यस, लोगों की जरूरतें होती हैं, पैसा जरिया मुआश सबके पास होना चाहिए, बाइज्जत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसमें मैं आपकी बल्कि खुद आपकी अपनी मिसाल दे सकता हूँ। आप किसी को फॉलो नहीं करते हैं, और आप अपनी मेहनत से जिस तरह आप जा रहे हैं, सबको इसी को फॉलो करना चाहिए कि काम करें और ईमानदारी के साथ करें। मेहनत का फल देने का वादा जिसका है उस पर छोड़ दें भाई। ये तो अगर हम ये सोचे कि बिल गेट्स मुसलमान नहीं है और उसके पास इतने सारे पैसे हैं, मेरे पास नहीं है, तो फिर हम कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे। देने वाले की जात पे यकीन रखें, अपना काम ईमानदारी दयानतदारी से करें, ऊपर वाले पे यकीन रखें, यकीन कामिल रखें। मैं इस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ऐसी जगहों पे गया हूं जहां लोगों ने बाद में कहा कि शहबाज भाई आप वहां से वापस कैसे आए हैं? इवन मैं सोलो चला गया हूं, अकेला तने तनहा। मैंने कहा मेरे ऊपर वाले पे यकीन है,
मैं लड़काना जाता था, मुझे किसी ने कहा फलाने इलाके पे स्टॉप मत कीजिएगा, वो इलाका गड़ियल का है, बड़ा खतरनाक इलाका है, वहां से स्टेट डे लाइट में निकल जाइएगा। मैं वहां रुक के चाय भी पीता हूँ, वहां लोगों से मिलता हूँ। अब वो दड़ियल है कि नहीं है मुझे नहीं पता, वो मुझसे चाय के पैसे भी नहीं लेते। यकीन होना चाहिए ऊपर वाले को। देखिए, जो जो लम्हा आना है जिंदगी में, उसको आप रोक सकते हैं। अगर नहीं रोक सकते तो उसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है यार। वो जब आएगा उसका जो हल है वो ऊपर वाले के पास है, आपके पास है नहीं है। आप क्यों परेशान है भाई? आप मत परेशान हो। बस मेरी तो बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है ये। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अरे आपका इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर एन इंस्पिरेशन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त दिया मुझे और मुझे बर्दाश्त किया एक्चुअली। थैंक यू सो मच। इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू, ऑलवेज ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, मीटिंग यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।